तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स के साथ। हम लोग पढ़ रहे थे वह सभी मॉलिक्यूल्स जहाँ पर हमारे पास क्या होता है, कायरलिटी होती है, लेकिन एसिमेट्रिक सेंटर मौजूद नहीं होते। और उसमें सबसे पहले कंपाउंड्स जो हमने स्टार्ट किए थे वो स्टार्ट किए थे एलीन्स। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड है वह होते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले इनके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम इकट्ठा करते हैं। देखो, जो स्पाइरो कंपाउंड्स होते हैं तो एक्चुअली यह स्पाइरेंस भी कहलाए जाते हैं। और यह जो स्पाइरो वर्ड है यह स्पाइरा वर्ड से आया है, जो कि एक लैटिन वर्ड है। और इसका मतलब होता है हमारे पास ट्विस्टेड या फिर बोल्ड, जैसे भंवर होता ना, ये कहा जाता है। अब इनके बारे में मैंने पहले आपसे बात कर रखी है। हम ये बोल सकते हैं टू रिंग्स और मोर देन टू रिंग्स। joined through one common carbon atom। अगर हम स्पाइरो कंपाउंड्स की बात करते हैं तो ये वह कंपाउंड होते हैं जहां पर दो रिंग या दो से ज्यादा रिंग फ्यूज्ड होती हैं एक ही कार्बन एटम की वजह से, और वह दोनों ही रिंग्स का या जितनी भी रिंग्स है उनका कॉमन होता है। ठीक है, अब अगर मैं एग्जांपल्स की बात करता हूं तो सबसे पहला सबसे छोटा एग्जांपल है वो हमारे पास ये वाला एग्जांपल है। इसी कंपाउंड को हम कहते हैं स्पाइरो कंपाउंड, जहां पर दोनों रिंग आपस फ्यूज्ड हैं थ्रू दिस कॉमन कार्बन। और ये मैंने आपको पहले बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता रखा है कि स्पाइरो कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं। अगर और हम डिफरेंट एग्जांपल्स की बात करें तो ये भी हमारे पास क्या कह सकते हैं, एक तरीके से स्पाइरो कंपाउंड्स है जहां पर दो या दो से ज्यादा रिंग आपस में फ्यूज्ड है। ऐसे ही हम इसकी भी अगर बात करें तो ये भी हमारे पास क्या है, स्पाइरो कंपाउंड है। तो ये बेसिक आइडिया आपको पहले से पता होगा। अब हम यहां पर थोड़ा सा दो बातों को समझते हैं। सबसे पहले हम यहां पर समझते हैं टाइप्स ऑफ कायरलिटी इन स्पाइरेंस, कि आखिरकार स्पाइरो कंपाउंड्स में किस तरह की कायरलिटी होती है। तो एक बात तो पक्की है, एक तो कायरलिटी यहां पर पक्की है जिसको हम बोलते हैं एक्सियल कायरलिटी, जैसा अभी हमने एलीन के केस में सीखा था। और जो दूसरी कायरलिटी होती है वो यहाँ पर सेंट्रल कायरलिटी भी मौजूद होती है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब दोनों ही टॉपिक को हम एक एक करके बात करेंगे, जिस पे हम लोग सबसे पहले बात करने जाएंगे एक्सियल कायरलिटी आखिरकार क्या होती है, और एक्सियल कायरलिटी पढ़ने के बाद हम बात करेंगे सेंट्रल कायरलिटी क्या होती है। ठीक है, एलीन्स के केस में अगर हम बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ हमारे पास एक ही प्रकार की कायरलिटी मौजूद थी जिसको हम एक्सियल कायरलिटी कहते थे। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हमारे पास एक्सियल कायरलिटी तो यहाँ पर मौजूद होगी ही, लेकिन साथ में सेंट्रल कायरलिटी भी मौजूद है। और अगर हम एक्सियल कायरलिटी की बात कर ही रहे हैं तो हम बोलेंगे एकदम एलीन जैसा कॉन्सेप्ट। जो जो बातें हमने एलीन में पढ़ी थी, जैसी जैसी बातें हमने एलीन में पढ़ी थी, वैसी वैसी बातें ही आप यहाँ पर दोबारा से अप्लाई करने जाओगे।
और अगर हम सेंट्रल कायरेलिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं ये एसिमेट्रिक सेंटर से रिलेटेड है, एसिमेट्रिक सेंटर से रिलेटेड है। क्लियर एकदम। तो सबसे पहले हम लोग जो अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वह टॉपिक है हमारे पास एक्सियल कायरेलिटी। सबसे पहले हम एक्सियल कायरेलिटी के बारे में जानेंगे। देखो, अब अगर आपको एक्सियल कायरेलिटी के बारे में मुझे आइडिया देना है तो सबसे पहले आपको ये भी बताना पड़ेगा कि हमारे पास स्पाइरल्स कितने टाइप्स के होते हैं। हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक तो वह जो इवन नंबर ऑफ रिंग्स रखते हैं, एक तो वह स्पाइरल्स होंगे जहां पर इवन नंबर ऑफ रिंग्स होती हैं, और एक वह स्पाइरल्स होते हैं जहां पर ऑड नंबर रिंग्स होती हैं। दो ही तरह के स्पाइरल्स होंगे, या तो वहां पर इवन नंबर ऑफ रिंग्स होंगी या वहां पर ऑड नंबर रिंग्स होगी। दोबारा से कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले एक बार इंट्रोडक्शन बनाया जहां पर हमने स्पाइरो कंपाउंड्स के बारे में जाना। हम थोड़ा सा आगे बढ़े जहां पर हमने बात की कि यहाँ पर स्पाइरो कंपाउंड में एक्सियल कायरेलिटी तो मौजूद होगी ही, लेकिन उसके साथ सेंट्रल कायरेलिटी भी मौजूद होगी। अब सेंट्रल कायरेलिटी किस तरीके से मौजूद यहाँ पर है, एलिन में किस तरीके से नहीं थी, ये सब बातें हम करने वाले हैं सेंट्रल में। लेकिन सबसे पहले हम एक्सियल कायरेलिटी की बात करते हैं। और मैंने आगे लिख दिया है कि एकदम एलिन जैसा कॉन्सेप्ट, मतलब जो आपने एलिन में कॉन्सेप्ट सीखा था वही वहां पर होगा। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, वहां पर हमने क्या सीखा था कि जब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होती हैं तो उस केस में हम सीखते हैं या हम सोचते हैं कायरेलिटी के बारे में। जब ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होती हैं उस केस में हम लोग कायरेलिटी के बारे में नहीं सोचते हैं। वैसे ही यहाँ पर जब इवन नंबर ऑफ रिंग्स होंगी तब हम यहाँ पर कायरेलिटी के बारे में सोचेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, तब हम कायरेलिटी के बारे में सोचेंगे। लेकिन जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ रिंग्स होंगी तब हम स्पाइरल्स में क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि उस समय आपके पास जो टर्मिनल कार्बन एटम्स होंगे, अभी हम बात करेंगे कि आखिरकार इसमें टर्मिनल कार्बन एटम्स क्या होंगे। जो हमारे पास टर्मिनल कार्बन एटम्स होंगे वह किस में होंगे? सेम प्लेन में होंगे। सबसे पहली बात, यदि वह सेम प्लेन में होंगे तो इसका मतलब वह कैसा होगा? प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। और यदि प्लेनर मॉलिक्यूल होगा तो वहां पर क्या प्रेजेंट होगा? POS प्रेजेंट होगा। और यदि वहां पर POS प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा होगा? अकायरल होगा। और यदि मॉलिक्यूल अकायरल होगा तो ओवरऑल कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जो बात हम वहां कर रहे थे वही बात हम यहाँ कर रहे हैं। वहां पर भी दोनों टर्मिनल कार्बन एटम क्या थे? प्लेन में थे। वहां पर भी POS प्रेजेंट था, वहां पर भी अकायरल था, वहां पर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव था। वही कहानी यहाँ चलेगी। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर टर्मिनल कार्बन एटम की इस एग्जाम्पल के थ्रू बात कर लेता हूँ। ये हमारे पास ऑड नंबर ऑफ रिंग है, तो यहाँ पर ये जो कार्बन है, इन कार्बन को ही हम कहते हैं टर्मिनल कार्बन एटम एक तरीके से। जब आप इनकी बॉन्डिंग बनाओगे तो बॉन्डिंग बनाते समय आप देखोगे ये जो रिंग होगी, रिंग 1 कहता हूं मैं इसको, रिंग 2 कहता हूं मैं इसको, और रिंग 3 कहता हूं मैं इसको। तो जो रिंग 1 और रिंग 3 होंगी वो आपस में क्या होंगी? सेम प्लेन में होंगी। और रिंग 1 और रिंग 3 अगर आपस में सेम प्लेन होंगी तो इस पे जो लगे हुए ग्रुप्स होंगे वो भी किस पे होंगे? सेम प्लेन में होंगे। इसलिए वहां पर आपके पास क्या मिल सकता है? POS मिल सकता है, सिमेट्री एलिमेंट मिल सकता है, तो वहां पर अकायरल होगा और लास्ट में फाइनली कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसीलिए अगर हमें एक्सियल कायरेलिटी की बात सोचनी ही है तो हमारा जो ज्यादा फोकस होगा वो किस पे होगा? इवन नंबर ऑफ रिंग्स पे होगा। सबसे पहली कंडीशन तो ये होगी। अब इवन नंबर ऑफ रिंग्स में कब होगा, कौन सा ग्रुप लगा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन सब चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आइए हम अपने कॉन्सेप्ट को समराइज करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा। देखो, अभी तक हमने सिंपली ये सीखा कि जो हमारे पास स्पाइरो कंपाउंड्स होते हैं वह स्पाइरो कंपाउंड्स में अगर हम कायरेलिटी की बात करेंगे तो वहां पर वह कैसे होना चाहिए? इवन होने चाहिए, तब हम वहां पर कायरेलिटी की बात सोच पाएंगे। यही तो बात अभी तक हमने की है।
लेकिन अब मैं आपके सामने कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स लेके आता हूं जहां से आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस निकालनी है और फिर हम एक कंडीशन को लिख देंगे कि ये कंडीशन जब फुलफिल होगी तब हमारे पास स्पाइरो कंपाउंड क्या करेगा, कायरलिटी शो करेगा। तो आइए मैं कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स लेता हूं। अगर मैं सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं तो सबसे पहला एग्जांपल आपके पास कुछ इस तरीके का है। ये आपके पास स्पाइरो कंपाउंड है। अगर मैं इस स्पाइरो कंपाउंड में देखूंगा ध्यान से तो यहाँ पर यह स्पाइरो कंपाउंड कैसा है, 2 रिंग का है। और जब 2 रिंग में है तो ये दोनों ही रिंग क्या है, डिफरेंट प्लेन में है। मतलब अगर मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा अगर ऐसा सा बना दूं, ध्यान समझना कैसा सा, कुछ इस तरीके का बना दूं तो ये स्ट्रक्चर का मतलब एक ही है। मतलब ये रिंग डिफरेंट प्लेन में है और ये रिंग डिफरेंट प्लेन में है। कैसे होगी, एक रिंग अगर इस प्लेन में है तो दूसरी रिंग इस प्लेन में है। क्लियर है, ये हमने बात पहले कर रखी है। इस तरीके से ये डिफरेंट प्लेन में है। अगर ये डिफरेंट प्लेन में है, अब आप देखो क्या इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, यही तो चेक करना है। अगर किसी भी स्पाइरो कंपाउंड्स को आपको कायरल अकायरल दिखाना है तो ये तो चेक करना है। उससे पहले हम एक बात और करते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं टर्मिनल कार्बन एटम। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल कार्बन एटम। और वहीं पर अगर मैं इनकी बात करता हूं, ये जो आपको दिख रहे हैं या फिर ये जो आपको दिख रहे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं लेटरल कार्बन एटम, है ना। ये टर्मिनल कार्बन एटम है, ये लेटरल कार्बन एटम है। तो अगर आप इस कंपाउंड में जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये तरह का कंपाउंड है। तो आप अगर ऐसे काटो, किसी भी तरीके से काटो तो इस कंपाउंड में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट दिखाई देगा, जिसकी वजह से यह कंपाउंड कैसा हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसका मतलब जहां पर जिस कंपाउंड में इवन नंबर ऑफ रिंग्स होती हैं उसमें कुछ कमी है, उस कमी को खत्म करने की कोशिश करते हैं। मान लो दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं और दूसरे एग्जांपल की अगर मैं यहां पर बात करूंगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपके पास इवन नंबर ऑफ रिंग तो है, बिल्कुल सही बात है। और यहां पर मैं लगा देता हूं Me, क्या लगा देता हूं, Me। अब मैं अगर इस कंपाउंड की बात करता हूं, मुझे बताइए क्या ये कंपाउंड कायरल है। तो ये कंपाउंड कैसे होगा, फील करो एक बार। ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से, ये दोनों रिंग्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर मैं इस पे कोई ग्रुप लगाता हूं तो एक ग्रुप Me ऊपर की तरफ और एक H नीचे की तरफ। अगर मैं इसको ऐसे काटूंगा तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि Me और H के साथ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। फिर से देखो, ये रिंग इस तरीके से और ये रिंग इस तरीके से, दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर मैं इस रिंग पर Me ग्रुप लगाता हूं तो Me ऊपर की तरफ और H नीचे की तरफ। अगर मैं इस तरीके से काटूंगा स्लाइस कट की तरह तो Me और H रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे काटता हूं सीधा सीधा तो Me H रिफ्लेक्ट और रिंग भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब इसमें भी आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है, और जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल होगा, अकायरल होगा। लेकिन अब मैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट्स को बढ़ाता हूं और कुछ सब्स्टिट्यूशन करके देखता हूं। अगर मैं इस तरह के कंपाउंड की बात करूंगा, जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इस तरह की कंपाउंड की बात करूंगा और यहां पर मैंने लगा दिया है Me और यहां पर भी मैंने लगा दिया है Me। अब जब मैंने ऐसा लगाया है तो वो तो अंडरस्टूड सी बात है भैया कि यहां पर H भी होगा और यहां पर H भी होगा। जब मैंने टर्मिनल कार्बन पर एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन कर दिया, अब आप खुद सोचो, यहाँ पर जब आप ऐसे सोचोगे तो Me ऊपर H नीचे और यहाँ पर Me आपकी तरफ और H आपसे दूर, क्या आपको इसमें किसी भी तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आएगी? आप कोई भी तरीका देख लो, किसी भी तरीके से आप प्लेन ऑफ सिमेट्री लाने की कोशिश करो। ये अगर दो रिंग इस तरीके से परपेंडिकुलर टू ईच अदर, Me ऊपर H नीचे, यहाँ पर Me आपकी तरफ H आपसे दूर। अगर आप ऐसे काटोगे तो Me H रिफ्लेक्ट नहीं होगा, यदि आप ऐसे काटोगे तो Me H रिफ्लेक्ट नहीं होगा, और बीच से तो काट ही नहीं सकते हो। आपको लग रहा होगा सर इसमें बीच से काट दो आ जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये रिंग तो प्लेन में है ही नहीं, ये तो रिंग तो डिफरेंट प्लेन में है। कैसी बातें कर रहे हो यार। इतना सब सीखने के बाद अगर आपको ये भी समझ में नहीं आएगा फिर बहुत डिफिकल्टी होगी। तो हम यहाँ से एक बात लेके आएंगे कि सर यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से यह मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, कायरल। खत्म हो गया। मतलब इस मॉलिक्यूल से हमारे किसी भी स्पाइरो कंपाउंड की कंडीशन समझ में आ रही है कि कब वह कायरल होगा और कब वह अकायरल होगा।
जैसे अगर हम कंडीशंस की बात फाइनली कर लें तो कंडीशंस की बात में हमें दो बातें समझ में आ रही हैं। कंडीशंस में हमें दो बातें समझ में आ रही हैं और अभी हम एक्सियल कायरलिटी की ही बात कर रहे हैं। मैं लिख देता हूं, किसकी कंडीशन की बात कर रहे हैं? एक्सियल कायरलिटी की कंडीशन की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो इसमें सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि यहां पर इवन नंबर ऑफ रिंग्स होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर ऑड नंबर ऑफ रिंग्स हो जाएंगे तो वह प्लेनर होगा, तो स्लाइस कट तो पक्का मिल ही जाएगा, तो प्लेनर सिमेट्री हमेशा प्रेजेंट ही होगी, तो इसका मतलब वह अकायरल होगा। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। मैंने बोला था एकदम एलिन जैसी बातें हैं, तो देखो एट ईच टर्मिनल कार्बन एटम, हर एक टर्मिनल कार्बन एटम पर क्या होना चाहिए? प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो हम फाइनली बोलेंगे यह मॉलिक्यूल हमारे पास कैसा मॉलिक्यूल है? कायरल मॉलिक्यूल है। मान लो अगर मैं एक एग्जांपल आपके सामने और लेता हूं, फोर्थ। अब आप मुझे बताइएगा फोर्थ मॉलिक्यूल में, बताइएगा ध्यान से। ये ऐसा है, यहाँ पर MEH है, यहाँ पर F और Cl है। क्या ये मॉलिक्यूल कायरल होगा या नहीं होगा? सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? क्या यहाँ पर इवन नंबर ऑफ रिंग है? बिल्कुल, यहाँ पर इवन नंबर ऑफ रिंग है। दूसरी बात क्या है? क्या यहाँ पर टर्मिनल कार्बन पर आपके पास, क्या यहाँ पर टर्मिनल कार्बन पे आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं? बिल्कुल, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है। तो हम बोलेंगे यह मॉलिक्यूल में POS प्रेजेंट नहीं है, और इसीलिए मतलब POS प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब COS भी प्रेजेंट नहीं है। इसको आप खुद चेक कर लो। अगर हमारे पास POS प्रेजेंट नहीं है तो आप बोलोगे सर COS तो प्रेजेंट है, COS भी प्रेजेंट नहीं है। और मैक्सिमम हम दो ही चीजों को चेक करते हैं हमेशा कायरल बताने के लिए। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा जब आपको अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेक करनी होगी, और वो भी एक्सेप्शन होता है। तो इसका मतलब मैं अगर इस मॉलिक्यूल में बात करता हूं तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? आपके पास कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आप बस दो पॉइंट्स को याद रखो, आपका कोई भी स्पाइरो कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। मान लो अगर मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं, फोर्थ के बाद मैं फिफ्थ क्वेश्चन की बात करता हूं, और फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा होगा। ऐसा, ठीक है। और यहां पर मैं लगा देता हूं Me, यहां पर मैं लगा देता हूं H, यहां पर मैं लगा देता हूं Me, और यहां पर मैं लगा देता हूं H। सबसे पहले अगर कंपाउंड देखिएगा तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? इवन नंबर ऑफ रिंग्स होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? ऑड नंबर ऑफ रिंग्स है, तो यही कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो प्लेनर होगा तो स्लाइस कट मिल जाएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पर हमारे पास POS प्रेजेंट है, और अगर POS प्रेजेंट है इसका मतलब यह मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? अकायरल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आपका कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है अगर आप इस अप्रोच के साथ हमेशा जाओगे। तो क्या आपको एक्सियल कायरलिटी का फंडा समझ में आ गया है स्पाइरो कंपाउंड का? बोलिए, एक्सियल कायरलिटी का फंडा एकदम क्लियर हुआ स्पाइरो कंपाउंड्स में। तो अब हम फाइनली एक और कायरलिटी हमारे पास थी जिसका नाम था हमारे पास सेंट्रल कायरलिटी। सेंट्रल कायरलिटी। और देखो अभी तक हमने जितनी भी कायरलिटी पढ़ी थी ये एडवांस स्टीरियोकेमिस्ट्री से पहले, वो सब एग्जाम्पल सेंट्रल कायरलिटी ही था। मतलब वह कायरलिटी जो कि एसिमेट्रिक सेंटर की वजह से ऑब्टेन हो, उसी को हम कहते हैं सेंट्रल कायरलिटी। और यदि एक ही कायरल सेंटर हो तो वह तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव ही होता है, क्योंकि एक कायरल सेंटर की हमेशा जो मिरर इमेज होती है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल ही होती है, और नॉन सुपर इम्पोजिबल जो वर्ड है वो कायरलिटी से स्टैंड है। बस फाइनली कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो यहाँ पर जिस तरीके से आप इस कंपाउंड की अगर मैं बात करता हूँ, टर्मिनल कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन करवा रहे थे, अगर मान लो इस बार हम टर्मिनल पे सब्स्टिट्यूशन ना करवा के एक लेटरल कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन करवा दे, फॉर एग्जांपल, जरा ध्यान से देखना, इस बार हम क्या करें? टर्मिनल कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन ना करवाएं, हम यहाँ पर एक इवन नंबर ऑफ रिंग ले लेते हैं। सबसे पहले देखो भाई, जब हम एक्सियल कायरलिटी की बात कर रहे थे तब हम इवन पे भी बात कर रहे थे, ऑड पे भी बात कर दी, जिसमें से हमने ऑड को एलिमिनेट किया। अब हम सेंट्रल कायरलिटी की बात कर रहे हैं तो हम इवन पे भी बात करेंगे, ऑड पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है? इवन नंबर ऑफ रिंग्स है। तो देखो ये हमारे पास इवन नंबर ऑफ रिंग है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक ग्रुप लगा दिया Me, ये ग्रुप लगा दिया। अब इवन नंबर ऑफ रिंग है
चलो हमने समझ लिया, लेकिन आपको सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर लेटरल कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन है और ये जो सेंटर है ये कैसा सेंटर है, एसिमेट्रिक है। कैसे, ये Me ग्रुप अलग हो गया, ये H ग्रुप अलग हो गया, यहाँ पर कार्बन से इतने सारे डिफरेंट कार्बन जुड़े हुए हैं, तो हम बोलेंगे यह एसिमेट्रिक सेंटर है। तो यहाँ पर आपके पास अगर एक एसिमेट्रिक आ चुका है तो यहाँ पर सेंट्रल कायलिटी की वजह से यह जो मॉलिक्यूल है, हम इस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे, कायरल कहेंगे। क्या कहेंगे, ये बात बिल्कुल वैसी ही है जैसे आप फिशर प्रोजेक्शन में एक सेंटर दिखाते थे एसिमेट्रिक सेंटर का, और जो कि पूछने की जरूरत नहीं होती है आपको मुझसे कि ये कायरल है कि एकायरल है। आपको यहाँ पर लेटरल कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन दिख गया, आपने देखा ये एक ही एसिमेट्रिक सेंटर जनरेट हो गया है, और एक एसिमेट्रिक सेंटर जब जनरेट हो जाता है तो उसकी मिरर इमेज हमेशा नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है, और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का मतलब है मॉलिक्यूल कैसा होगा, कायरल होगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग केस तब हो जाता है जब आपके पास इस तरीके से, मैं यहां पर ऑड नंबर ऑफ रिंग ले लूं इस तरीके से, और यहां पर मैं लगा दूं Me, यहां पर मैं लगा दूं Me। मेरा आपसे सवाल होगा क्या यह कंपाउंड कायरल होगा या एकायरल? तो आप में से बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे वो सीधे बोलेंगे सर ये तो ऑड नंबर ऑफ रिंग है, और बोलेंगे एक्सियल कायरलिटी नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि इस कंपाउंड में एक्सियल कायरलिटी नहीं है, लेकिन मैंने आपको बोला था कायरलिटी को देखने के एक से बहुत ज्यादा तरीके होते हैं। कायरल एक्सिस की वजह से होता है, कायरल प्लेन की वजह से होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से होता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कायरल सेंटर की वजह से होता है। तो अगर मैं जरा मॉलिक्यूल को ध्यान से देखूंगा तो यहाँ पर आपके पास ये कायरल सेंटर है, और क्योंकि एक ही कायरल सेंटर है तो हमें हमेशा पता है कि यहाँ पर इसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी, तो यह मॉलिक्यूल कैसा होगा, कायरल होगा। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। हमारे दिमाग में ना जब चीजें फिट होती है ना तो अलग तरीके से फिट जाती हैं, क्योंकि हम विज्ञान के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं। मैं बताना कुछ और चाहता हूं और हम इतने मतलब अपने आप को समझदार समझते हैं कि अरे सर नहीं भी बताएंगे तो हम समझदार हैं, हम ज्यादा समझेंगे कि ऑड नंबर ऑफ रिंग में कायरलिटी नहीं होगी, इवन नंबर में होगी। मैंने बताई, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो एक्सियल कायरलिटी की बात कर रहा था। अब मैं बात कर रहा हूं सेंट्रल कायरलिटी की। अब हम सेंट्रल कायरलिटी से मतलब क्या समझते हैं, एसिमेट्रिक सेंटर से मतलब समझते हैं। यदि एक ही एसिमेट्रिक सेंटर होता है तो ये बात मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बता रखी है, उसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी, इसका मतलब है मॉलिक्यूल कायरल होगा। तो यहाँ पर दोनों ही में जो कायरलिटी आ रही है उसका मेन कॉज सेंट्रल कायरलिटी है, एक्सियल कायरलिटी नहीं है। इसीलिए आपको जब भी सेंट्रल कायरलिटी देखनी है तो वहां पर सेंट्रल कायरलिटी का रिलेशन रिंग से नहीं होता। फिर से सुनो, सेंट्रल कायरलिटी का रिलेशन रिंग से नहीं होता। इस बात को आपको फिट करना है दिमाग में। क्लियर है? तो थोड़े से कॉन्सेप्ट को अपन और आगे बढ़ाते हैं और सारी चीजों को कंक्लूड करते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा केस बन चुका है, तो मैंने अभी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि हमारे पास यहां पर क्या है, स्पाइरो कंपाउंड है इस तरीके से, और स्पाइरो कंपाउंड का ये जो कार्बन होता है इसको लेटरल कार्बन कहते हैं। अगर हम इस पे कुछ भी एक्स वाई जेड या कोई भी ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो यहाँ पर इस ग्रुप की वजह से क्या होता है, एसिमेट्रिक सेंटर जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, कायरल हो जाता है। और यह जो कायरलिटी होती है वह कायरलिटी सेंट्रल कायरलिटी होती है। ये बात अभी तक हम लोगों ने कर रखी है, क्योंकि यहाँ पर एसिमेट्रिक सेंटर की वजह से जनरेट हुआ है। यदि वहां पर मैं यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ रिंग्स ले लेता हूँ, 3 रिंग्स ले लेता हूँ, और यहाँ पर भी यदि मैं कुछ एक्स ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो यहाँ पर भी आपके पास एसिमेट्रिक सेंटर जनरेट होगा, और ये मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। इसका मॉलिक्यूल का कायरल होने का कारण क्या है, सेंट्रल कायरलिटी। तो यहाँ से अभी तक हमें एक्सियल कायरलिटी और सेंट्रल कायरलिटी में दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि एक्सियल कायरलिटी के केस में इवन नंबर ऑफ रिंग्स होंगी और प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होगा टर्मिनल कार्बन एटम पर। वहां पर ऑड नंबर ऑफ रिंग कभी भी कायरल नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं सेंट्रल कायरलिटी की बात करता हूं तो यहां पर नंबर ऑफ रिंग्स से मतलब नहीं है, वो इवन नंबर ऑफ रिंग्स भी हो सकती हैं, ऑड नंबर ऑफ रिंग्स भी हो सकती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर लेटरल कार्बन पर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। इस चीज को मैं मेंशन कर देता हूं, यहां पर लेटरल कार्बन एटम पर जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो जो कायरलिटी डेवलप होती है वह सेंट्रल कायरलिटी होती है।
बोलिए, बात समझ में आ रही है एकदम अच्छे से? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इस तरीके का, यहाँ पर हम Me लगा देते हैं, यहाँ पर हम Me लगा देते हैं और यहाँ पर हम Cl लगा देते हैं। मान लीजिए ये एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। या फिर अगर मैं सबसे पहले इस एग्जांपल की बात कर लेता हूँ इंडिविजुअल, मैं इस एग्जांपल में आपसे पूछता हूँ बताइए यह मॉलिक्यूल कायरल है या एकायरल है। तो आप यहाँ पर चेक करो एक बार। सबसे पहले आप ये चेक करोगे यहाँ पर आपके पास क्या है, इवन नंबर ऑफ रिंग है, बिल्कुल। और दूसरी बात आप क्या चेक करोगे, यहाँ पर आपके पास टर्मिनल कार्बन एटम पर क्या है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, अलग अलग ग्रुप हैं। तो हम दूसरी बात बोलेंगे यहाँ पर टर्मिनल कार्बन एटम पर क्या है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, मतलब दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। तो फाइनली हम बोलेंगे यह मॉलिक्यूल कैसा है, कायरल है। और इसमें जो कायरलिटी प्रेजेंट है उसका नाम है एक्सियल कायरलिटी। तो अब मेरा आप लोगों से सवाल यह है, क्या यहाँ पर सेंट्रल कायरलिटी प्रेजेंट है? तो आप बोलोगे सर इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल कायरलिटी प्रेजेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है। लेकिन अगर मैं एक और मॉलिक्यूल लेके आ जाता हूँ और वो मॉलिक्यूल आपके पास कुछ इस तरीके का होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, इस तरीके का होगा, इस तरीके का। यहाँ पर आपके पास Me है, यहाँ पर आपके पास Me है और यहाँ पर मैं एक Cl ग्रुप और लगा देता हूँ। मेरा फिर से वही सवाल होगा, क्या ये मॉलिक्यूल कायरल है? तो अब आप समझिए, आप जब देखोगे तो एज इट इज यही मॉलिक्यूल दिख रहा है। अगर मैं इसको गायब कर दूं तो आप बोलोगे सर मॉलिक्यूल कायरल होगा। मैं बोलूंगा हाँ मॉलिक्यूल बिल्कुल सही बात है, कायरल है। लेकिन मैं पूछूंगा यहाँ पर जो कायरल है वो कायरल का रीजन क्या है, मतलब वह जो कायरलिटी आ रही है वह एक्सियल कायरलिटी आ रही है या फिर वह जो कायरलिटी आ रही है वह सेंट्रल कायरलिटी आ रही है। तो जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें एक्सियल कायरलिटी की बात करता हूं तो इवन नंबर ऑफ रिंग, पहली कंडीशन फुलफिल, टर्मिनल कार्बन एटम पर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, तो ये भी फुलफिल। तो हम बोलेंगे यहां पर एक्सियल कायरलिटी मौजूद है। वहीं पर अगर मैं एसिमेट्रिक सेंटर की बात करूंगा तो देखो यहां पर आपके पास एसिमेट्रिक सेंटर जनरेट हो चुका है इसकी वजह से, तो यहां पर आपके पास सेंट्रल कायरलिटी भी प्रेजेंट है। तो ये बात आप नोट में बहुत अच्छे से सजा के लिख लीजिएगा। जब किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल कायरलिटी भी प्रेजेंट होती है, एक्सियल कायरलिटी भी प्रेजेंट होती है, तो उसका जो रीजन होता है वह हमेशा सेंट्रल कायरलिटी को माना जाता है। इस बात को याद रखना, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है मिसलेनियस टाइप में, तो आपको याद रखना है। मतलब वह जो आईएएस बने थे या डीएम जो पद आया था, जब यूपीएससी और बीपीएससी से आया तो हमेशा यूपीएससी से हर कोई चाहेगा क्योंकि वह एक अच्छा लेवल है, काम एक ही है, पोस्ट एक ही है, लेकिन एक लेवल हर कोई देखता है। तो यही सब बातें हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस मॉलिक्यूल का। तो उम्मीद करता हूं आपको ये ओवरऑल स्पाइरो कंपाउंड्स में कायरलिटी का फंडा समझ में आ चुका होगा। दो रीजंस होते हैं, एक्सियल कायरलिटी, सेंट्रल कायरलिटी। अब अगर मैं सारी ही चीजों को समराइज करता हूं, नाउ दिस इज द वारी ऑफ सारी चीजों को समराइज करने की। अगर मैं सारी ही चीजों को समराइज करता हूं तो समराइज किस तरीके से करूंगा, इस पॉइंट को समझना। हमारे पास जो स्पाइरो कंपाउंड है या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जो स्पाइरेंस हैं, उसमें दो तरह की कायरलिटी होती है। एक तो होती है आपके पास एक्सियल कायरलिटी, बिल्कुल सही बात है, और एक कायरलिटी आपके पास होती है सेंट्रल कायरलिटी, ये बिल्कुल सही बात है। क्लियर है? यहां पर अगर मैं एक्सियल कायरलिटी की बात करूंगा तो यहां पर सबसे पहली बात जो मैं मेंशन करूंगा यह रिंग पर डिपेंड करती है। मतलब मेरे पास अगर एक ऑड नंबर रिंग है, ऑड रिंग है, और यहां पर मेरे पास एक इवन रिंग है, तो मैं हमेशा एक बात बोलूंगा कि ऑड रिंग में कभी भी आपके पास एक्सियल कायरलिटी नहीं आएगी। इवन रिंग में आ सकती है, वहां पर भी आपके पास कंडीशन होगी कि जो टर्मिनल कार्बन एटम है वह कैसा होना चाहिए, टर्मिनल कार्बन एटम प्रॉपर सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। सिंपल सी बात है।
इस बात को आपको ध्यान रखना है। वहीं पर अगर मैं सेंट्रल कायरलिटी की बात करता हूं तो यहां पर सिंपल ये है रिंग पर डिपेंड नहीं करती है, रिंग पर डिपेंड नहीं करती है, चाहे वो इवन नंबर ऑफ रिंग हो या चाहे वो ऑड नंबर ऑफ रिंग हो, कोई भी रिंग हो, यदि उस रिंग पर लेटरल कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन है, लेटरल कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन है, तो इसका मतलब वहां पर एसिमेट्रिक सेंटर जनरेट हो जाएगा। और यदि एसिमेट्रिक सेंटर जनरेट हो जाएगा तो हम यह साफ साफ बोल सकते हैं वहां पर सेंट्रल कायरलिटी डेवलप हो चुकी है। ये वाली हमारी पूरी कहानी खत्म होती है स्पाइरो कंपाउंड से रिलेटेड। अब आप कोई भी क्वेश्चन लेके आ जाओ, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एक ऐसा सा क्वेश्चन लेके आ जाता हूं यहाँ पर इस तरीके का, और यहाँ पर मैं Cl लेके आ जाता हूँ और मेरा आपसे सवाल है, बताइए क्या ये कायरल है या कायरल है? आप साफ साफ बोलोगे सर यहाँ पर लेटरल कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन किया है, ये एसिमेट्रिक सेंटर है, तो यह मॉलिक्यूल कायरल है और इसका रीजन आपके पास है सेंट्रल कायरलिटी। खत्म हो गया, सिंपल। ठीक है, ये बातें हमने कर चुके हैं। एक लास्ट केस और है, इसी ही से मिलता जुलता, जो एलीन और स्पाइरो कंपाउंड्स को मिलाकर एक तरीके से कह सकते हैं, जहां पर डबल बॉन्ड और रिंग होती है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने इनमें अच्छा खासा टाइम दे दिया, तो वहां पर हम स्पीड में आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए अब हम थोड़ी सी और बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग केस है हमारे पास ये वाला, जहां पर हमने अभी तक एक्सियल कायरलिटी की एक तरीके से बात कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने एलिन्स टॉपिक को कंप्लीट कर चुका है, इसमें हम लोगों ने स्पाइरो कंपाउंड्स या फिर स्पाइरेंस को कंप्लीट कर चुका है। अब हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एल्काइल इडीन साइक्लोएल्केन। तो सबसे पहले यहां पर हम थोड़ा सा जानते हैं यहां पर क्या है। एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन आपके पास कुछ इस तरीके के कंपाउंड होते हैं, जहां पर एक तो रिंग होती है और डबल बॉन्ड होती हैं। ये आपके पास इवन नंबर भी हो सकते हैं, ये आपके पास ऑड नंबर भी हो सकते हैं। मतलब इस तरीके से आपके पास डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है। इन्हीं कंपाउंड का आप लोग कहते हो एक तरीके से हेमीस्पाइरेंस, हेमीस्पाइरेंस। और इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल वही बातें होने वाली हैं जो आपने एलीन्स में और स्पाइरेंस में सीखी थी। मतलब मेनली आपकी स्पाइरेंस जैसी चीजें ज्यादा होंगी। तो अगर हम हेमीस्पाइरेंस में कायरलिटी की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर डिफरेंट एग्जाम्पल लेके आने वाला हूँ। आप मुझे बताइएगा कौन सा कायरल है और कौन सा अकायरल है और किस वजह से है। तो यहाँ पर हेमीस्पाइरेंस की जो कायरलिटी का रीजन रहा होता है, जो कायरलिटी होती है वो है दो तरह की होती है। एक तो फिर से एक्सियल कायरलिटी होती है और एक कायरलिटी आपके पास होती है सेंट्रल कायरलिटी, सेंट्रल कायरलिटी। पॉइंट को समझिएगा बहुत ध्यान से, मतलब एकदम स्पाइरेंस जैसा केस, स्पाइरेंस जैसा केस। क्लियर है? अब यहां पर मैं आपके सामने डिफरेंट एग्जांपल्स लेके आऊंगा। जो आपको स्पाइरेंस में याद है वही आपको यहां लगाना है, बस थोड़ी सी तस्वीर बदल चुकी है। अगर मैं मान लो सबसे पहला एग्जांपल लेके आता हूं तो सबसे पहला एग्जांपल आपके पास कुछ इस तरीके से है। यहां पर H है, यहां पर H है। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या यह मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल है? तो सबसे पहले यहां पर इवन नंबर ऑफ रिंग है, मतलब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और रिंग है, बिल्कुल। लेकिन क्या यहां पर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है? तो यहां पर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो हम इस मॉलिक्यूल को बोलेंगे अकायरल, क्योंकि यहां पर आसानी से प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिल जाएगी, जिसकी वजह से अकायरल। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं और इसमें मैं कुछ ऐसा कर देता हूं, यहां पर H, यहां पर Cl।
क्या ये मॉलिक्यूल कायरल है? जरा ध्यान से देखो एक बार, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। अगर यहाँ डबल बॉन्ड है, ये ऊपर H नीचे Cl और यहाँ पे 3 मेंबर रिंग, तो H और Cl से ऐसे काट दो, H और Cl रिफ्लेक्ट कर जाएंगे और वो रिंग भी आधी कट जाएगी। मतलब हम बोलेंगे यहाँ पर भी आपके पास POS प्रेजेंट है, तो ये मॉलिक्यूल भी कैसा हो जाएगा? ए कायरल। थोड़ा सा हम मूव करते हैं कॉन्सेप्ट्स पर। तीसरे टॉपिक को अगर मैं देखूंगा तो तीसरा हमारे पास कुछ इसी तरीके से फिर से रिंग है और यहाँ पर आपके पास H और H लगा दिया, लेकिन इस बार मैं यहाँ पर Cl लगा देता हूँ। क्या ये कायरल है? तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके पास एसिमेट्रिक सेंटर जनरेट हो चुका है। कैसे? ये Cl है, ये H है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन, अलग अलग चारों ग्रुप हो चुके हैं। तो ये आपके पास कायरल है और यह जो कायरलिटी डेवलप हुई है वो ड्यू टू सेंट्रल कायरलिटी डेवलप हुई है, सेकेंड रीजन हुआ है। कुछ क्लियर हुआ? थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, और अगर थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा, जरा ध्यान से देखना। मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूंगा, यहाँ पर आपके पास H है, यहाँ पर आपके पास Cl है और यहाँ पर मैं फिर से Cl लगा दूंगा। मुझे बताओ क्या इस मॉलिक्यूल में कायरलिटी है? बिल्कुल, यहाँ पर भी एसिमेट्रिक सेंटर एक ही है, तो यहाँ पर भी ये मॉलिक्यूल कायरल है। और किस वजह से है? सेंट्रल कायरलिटी की वजह से। मतलब अगर मैं 5th एग्जाम्पल की बात करता हूँ, जरा दिल थाम के बैठ जाइए, देखना कितना मजा आने वाला है। यहाँ पर H है, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर आपके पास Me है। बताइए, अब बताइए, बोलो इस वाले केस में क्या होगा? अगर इस वाले केस में जरा ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी आपके पास ये मॉलिक्यूल कायरल है। कायरल क्या रीजन क्या इसका? एक तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और रिंग है, दूसरा यहाँ पर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, तो कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। और यहाँ पर इस पर कायरलिटी का रीजन है एक्सियल कायरलिटी। अगर आपने स्पाइरो कंपाउंड या स्पाइरेंस को बहुत अच्छे से समझ लिया तो ये सब बहुत आसान सवाल हैं, इसमें कोई भी टिपिकल पार्ट नहीं है। अगर 6th सवाल की मैं बात करता हूँ, देखना जरा ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग केस आने वाला है। डबल बॉन्ड यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर Br है और यहाँ पर Br है। क्या ये कायरल है? तो आपके पास सबसे पहले तो ये ऑड है, तो प्लेन में लाए होंगे इसके टर्मिनल कार्बन एटम, एक तो पहली बात। तो यहाँ पर आपके पास एक्सियल कायरलिटी नहीं आ सकती। क्या यहाँ पर आपके पास सेंट्रल कायरलिटी आएगी? तो यहाँ पर कोई एसिमेट्रिक सेंटर ही नहीं है। अगर आप इसको एसिमेट्रिक सेंटर बोल रहे तो गलत है, नहीं है एसिमेट्रिक सेंटर, क्योंकि 3rd और 4th ग्रुप सेम जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल भी कैसा है? ए कायरल है। ये कुछ आपके पास फंडा था और ये सारे कॉन्सेप्ट आपके स्पाइरेंस वाले टॉपिक से रिलेटेड हैं। अगर आपने एक बार एलियंस को बहुत अच्छे से समझ लिया, उसी से स्पाइरो कंपाउंड टॉपिक जुड़ा है, बस एक नया कॉन्सेप्ट आता है सेंट्रल कायरलिटी का, जो कि मैंने आपको समझा दिया है, लेटरल कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन करने से होता है। और फाइनली ये हमारे पास आ चुका है हेमी स्पाइरेंस का केस। अब हमारे पास एक अगला केस बचा है वाइफिनाइल कंपाउंड्स, उसमें किस तरीके से कायरलिटी आती है, क्या होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको इनके सबके कंबाइंड कुछ 8-10 क्वेश्चंस हैं वो कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि आपकी प्रैक्टिस एक बहुत अच्छे लेवल पर जाए। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।